हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 14 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स की क्लासेस यूपीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम्स और यूपीपीसीएस और इस तरह के जो अन्य एग्जाम्स हैं उनके लिए डिज़ाइन की गई हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, पहले आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ताकि जब आप इसे पढ़ें तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सके। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक देखने से पहले आप सभी को बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो पर्व है विभिन्न राज्यों में, देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो आप जिस भी राज्य के हैं और देख रहे हैं तो जो भी नाम से आपके राज्य में मनाया जाता है तो आपको उस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है कि जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें चाइना अपना प्रशासनिक विस्तार कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन कर रहा है और चाइना ने एक नई काउंटी स्थापित की है। ठीक है, सैनलिंग नाम की काउंटी जिनजियांग जो ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ पे इसने स्थापित की है। ठीक है, और इस काउंटी के स्थापित करने पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि चाइना का ये अटेम्प्ट एक मिस्चीवियस अटेम्प्ट है ना। और ऐसे किसी भी इंडियन टेरिटरी को कुछ नाम दे देने से, काउंटी कह देने से कुछ होने नहीं वाला और हम इसको खारिज करते हैं। और ये जो है वो भारत का लद्दाख क्षेत्र जो है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा काउंटी को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है हमारी, तो जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आते हैं स्टेट्स। तो ऐसे ही चाइना में स्टेट्स की जगह पे होते हैं प्रोविंस या फिर ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, तो जैसे जिनजियांग रीजन। ठीक, फिर आता है स्टेट्स के बाद हमारे यहाँ आते हैं मंडल। स्टेट्स के नीचे जो स्टेट होता है वो बहुत सारे मंडलों में विभक्त होता है, बहुत सारे डिविजन्स में विभक्त होता है। तो ऐसे ही जो चाइना है वहाँ पे प्रोविंस किस में विभक्त होते हैं, प्रीफेक्चर्स में। तो ये जो जिनजियांग रीजन है, जिनजियांग प्रोविंस है उसका ऑटोनॉमस रीजन है, उसका एक प्रीफेक्चर है काशगर, काशगर प्रीफेक्चर। ठीक है, और फिर डिवीज़न के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिले। जैसे प्रीफेक्चर का जो यहाँ पे प्रीफेक्चर का काउंटी क्या है, प्रीफेक्चर के अंतर्गत क्या आता है, काउंटी। ठीक है, तो देखा जाए तो काउंटी हमारे देश के जिला के समतुल्य है, डिस्ट्रिक्ट के समतुल्य है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं आसान भाषा में कि चाइना ने एक नया जिला स्थापित किया है। ठीक है, तो ये जो सैनलिंग काउंटी है ये स्थापित की है, एक नया जिला स्थापित किया है। किस रीजन में स्थापित किया है, तो देखिए लद्दाख है। ठीक, लद्दाख में क्या होता है, थोड़ा सा इतिहास देखते हैं लद्दाख का। लद्दाख का एक पार्ट है अक्साई चिन। ठीक है, अक्साई चिन का नाम आपने सुना होगा, काराकोरम माउंटेन रेंज पे स्थित है अक्साई चिन। तो क्या होता है कि जब ब्रिटिश भारत होता है तो 1865 की बात है, तब जॉनसन लाइन एक खींची जाती है, जॉनसन लाइन, उसके द्वारा इस अक्साई चिन को भारत का भाग मान लिया जाता है। ठीक है, अभी ये भारत का भाग था, भारत के मैप में आता था, कश्मीर के अंतर्गत आता था उस समय। ठीक, फिर भारत आज़ाद हो जाता है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि नहीं अक्साई चिन हमारा इलाका है। और वो क्या करता है, धीरे धीरे हमारे इस अक्साई चिन वाले एरिया में ना एक सड़क बना देता है, एक हाईवे बना देता है। ठीक है, और वो हाईवे जो जिनजियांग प्रोविंस है उसका उसको जोड़ता है किससे, उसको जोड़ता है तिब्बत से, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए वो एक सड़क बना देता है हमारे इलाके में। ठीक, अब उसके बाद आपको पता है कि चाइना और भारत के रिश्ते खराब हो जाते हैं, 1962 में वॉर हो जाता है और जब वो युद्ध होता है तो उसके बाद चाइना इस पे कब्जा कर लेता है। तो ये जो हमारा ये अगर हम देखें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया, तो उसमें ये वाला जो भाग है ना, तो इस वाले ये अक्साई चिन का भाग है और इस पे क्या करता है, चाइना अपना अधिकार कर लेता है। और ये इस समय जो किसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है।
ठीक है। लेकिन भारत इस पर अभी भी अपना दावा करता है। और ये वाला जो एक बाउंड्री अब बन गई है, इसे कहा जाता है LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि इस लाइन से इधर भारत का कंट्रोल है और उस तरफ चाइना का कंट्रोल है। हालांकि उस तरफ का जो रीजन है, अक्साई चिन का जो एरिया है, वो भारत का ही माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। तो इस वाले रीजन में, अक्साई चिन में, चाइना ने तीसरी काउंटी बनाई है अभी रिसेंट 2 साल में, लास्ट 2 ईयर्स में। ऐसी ये तीसरी काउंटी है, तीसरा जिला है। हियान और हैकांग के बाद अब ये सैनलिंग जिला बनाया गया है, ठीक है। और इसी के साथ उसने कुछ जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे 23 लोकेशंस के ना नाम भी चेंज किए हैं, अपनी तरफ से उनके नाम कुछ रखे हैं। इसको भी हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने इसको भी खारिज किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पे? क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना ने जिनजियांग रीजन में जो नई काउंटी बनाई है उसका नाम क्या है? तो सैनलिंग काउंटी उसका नाम है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, जो भारत है वो चाइना की इन हरकतों को ना ग्रे जोन वॉरफेयर का हिस्सा मानता है, ठीक है। अब हमारे लिए क्वेश्चन उठेगा कि ये ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है ना। प्रीलिम्स के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है ही, खासकर IAS प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो समझ लेते हैं क्या होता है ग्रे जोन वॉरफेयर। तो देखिए, जैसे एक होता है ना ब्लैक, एक होता है वाइट, ब्लैक और वाइट के बीच का कलर होता है ग्रे, है ना। तो इसी तरह से जो शांति की अवस्था है और जो युद्ध की अवस्था है उसके बीच की स्थिति को क्या कहा जाता है? ग्रे जोन, ठीक है। इसे मर्की मिडिल भी कहा जाता है, धुंधला मध्य। इसमें क्या होता है कि कोई देश ना दूसरे देश के विरुद्ध सीधे सीधे युद्ध नहीं छेड़ता, ठीक, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हरकतें करता रहता है कि वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति बिना युद्ध के ही कर सके, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो भी उसके रणनीतिक लक्ष्य होते हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी कोअर्सिव एक्शंस लेता है, कुछ ऐसी कार्यवाहियां करता है, और इस चीज़ को क्या कहा जाता है? ग्रे जोन वॉरफेयर। अब क्या क्या वो रणनीतियाँ अपनाता है इसके लिए? तो जैसे है सलामी स्लाइसिंग, ठीक है, इसे कहते हैं कोअर्सिव ग्रेजुअलिज्म, ठीक। तो ये क्या है? देखो, अब क्या हो कि एक तरीका ये है, आपने देखा होगा कि जो चाइना है वो लद्दाख एरिया में थोड़ा थोड़ा उसकी फोर्सेस आगे आती रहती हैं, है ना। ये कौन सी स्ट्रेटेजी का भाग है? सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी। देखो, अब ऐसा तो होगा नहीं कि चाइना अचानक से एक बहुत बड़े भारत के एरिया पे कंट्रोल कर ले, ठीक, तो भारत कुछ ना कहे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो भारत उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा। तो चाइना क्या करता है, कभी भी एक बार में बहुत बड़ा एरिया नहीं हथियाता। वो क्या करता है, थोड़ा सा बॉर्डर के अंदर आएगा, ठीक। तो दूसरे देश की सरकार क्या समझेगी कि अरे ये तो बहुत छोटा सा एरिया ही इसने कब्जाया है, इसके बदले में अगर हम युद्ध करेंगे तो हमें भारी पड़ेगा, है ना। फिर वो अगली बार थोड़े समय के बाद फिर थोड़ा सा आगे आ जाएगा, फिर वही सरकार ये सोचेगी और कुछ सालों के बाद वो एक बड़ा एरिया कब्जा लेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में एक बड़े हिस्से को एक साथ कब्जाने के बजाय छोटे छोटे हिस्से को कई बार में कब्जाया जाता है, ताकि जो सामने वाले देश की सरकार है वो ज़्यादा विरोध ना कर पाए, ठीक है। इसके बाद आता है कार्टोग्राफिक एग्रेशन। जहाँ पे भी कार्टोग्राफ आ जाए, मतलब मैप की बात हो रही है, मानचित्र की बात हो रही है। इसमें क्या करेंगे, वो अपने ऑफिशियल मैप में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारी एरियाज़ को रीनेम कर देंगे या तुम्हारे कुछ एरियाज़ को अपने एरिया में दिखा देंगे, है ना। जैसे चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, वहाँ के लोकेशंस को रीनेम कर देता है, उनके नाम बदल देता है, ठीक है। तो इससे क्या है, ये है कार्टोग्राफिक एग्रेशन, कि वो एग्रेसिवली मानचित्र को यूज़ कर रहा है आपके एरियाज़ को अपना दिखाने के लिए, ठीक है। और क्या स्ट्रेटेजी होती है? और स्ट्रेटेजी होती है इफेक्टिव ऑक्यूपेशन, प्रभावी कब्जा। इसमें वो क्या करता है कि जैसे अभी किया गया आपके इलाके में, अभी देखो जो अक्साई चिन का इलाका है वो भारत का ही माना जाता है, विवादित क्षेत्र है ना। तो चाइना को क्या करना चाहिए कि वहाँ पे उसे अभी छोड़ दे, जब तक उस पर कोई प्रॉपर बातचीत नहीं हो जाती, डील नहीं हो जाती। लेकिन वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे वहाँ पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया, फिर उसके बाद वहाँ पे प्रशासनिक इकाई बना दी, जैसे उसे काउंटी डिक्लेयर कर दिया, है ना।
अब क्या करेगा, वो नागरिक बसावट शुरू कर देगा, सिविलियंस लोगों को वहाँ रहने देगा। तो धीरे धीरे वहाँ पे जब पूरा इलाका बस जाएगा फिर थोड़ी ना वो हमें ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो ये होता है इफेक्टिव ऑक्यूपेशन, प्रभावी कब्जा। खाली दावा नहीं करता बल्कि धीरे धीरे उस पर अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है। और अगर सिविलियन पॉपुलेशन वहाँ रह रही है और वहाँ पे लंबे समय से सरकारें चल रही हैं, ऐसे प्रशासनिक ढांचा है, तो फिर इंटरनेशनली भी उस एरिया को मान्यता मिलने लगती है कि फिर वो माना जाएगा कि चीन का ही एरिया है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कुछ साइबर ऑपरेशंस कर देगा, है ना, कि सामने वाले को पता नहीं चले तो आपके पावर ग्रिड्स में, बैंकिंग सिस्टम में, हेल्थ केयर में, तो कुछ ऐसे मालवेयर्स इम्पोज कर देगा, ठीक है। तो साइबर ऑपरेशन कर सकता है। डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में आपके ही लोगों को गलत बातें बताने लगेंगे, सोसाइटी को पोलराइज कर देंगे, हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को यूज़ करके सोसाइटी तक गलत इन्फॉर्मेशन देता है ताकि वहाँ की जो सरकार है उसका प्रभाव कम होने लगे जनता में और नई तरीके की टेंशन्स क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इकोनॉमिक कोअर्शन होता है, जैसे जो सप्लाई चेन होती है उसको हार्म कर देगा। जैसे मान लीजिए कि भारत रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है ना, तो वो क्या कहेगा कि नहीं अब हम नहीं बेचेंगे तुम्हें, ठीक, अचानक से उन चीज़ों की सप्लाई रोक देगा। तो ये इकोनॉमिक कोअर्शन होता है। इसके अलावा लॉफेयर मतलब कि जो अपने लॉज हैं या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, घरेलू कानून या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून, दोनों की व्याख्या इस तरह से करेगा कि उसका दावा मजबूत होता हुआ दिख रहा होगा, ना कि तुम्हारा, ठीक है। चाइना ये स्ट्रेटेजी भी यूज़ करता है। इसके अलावा एक आता है प्रॉक्सी सपोर्ट। तो मान लीजिए आपके एरिया में कोई अलगाववादी तत्व हैं तो वो उनको सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो या आतंकवादियों को सपोर्ट कर देगा, अलगाववादियों को सपोर्ट कर देगा। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो आपको इनस्टेबल करना चाह रहे हैं देश के अंदर, तो उनको समर्थन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रे जोन वॉरफेयर जिसका चाइना यूज़ करता है स्पेशली भारत के विरुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ना कोई ऐसी स्पेसिफिक टर्म पूछ ली जाएगी, जैसे कार्टोग्राफिक एग्रेशन क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें मिलिट्री ऑक्यूपेशन करते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरीज का, नहीं, इसमें मैप और प्लेसेस के नाम बदल दिए जाते हैं, है ना। तो ये सही है, तो आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है ग्रे जोन वॉरफेयर में कौन कौन से एक्शंस आएंगे, है ना। तो डिप्लॉयमेंट ऑफ स्लीपर मालवेयर इन पावर ग्रिड जो होती है उसमें मालवेयर को डिप्लॉय करना, तो सही बात है। नॉन स्टेट एक्टर्स की फंडिंग करना, है ना, ये भी सही है। और फुल स्केल इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर देना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना, युद्ध तो हो ही नहीं रहा वहाँ पे, है ना। तो 3 गलत है, 1 और 2 सही है, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा। तो उन्होंने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन सौंपा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके विरुद्ध एक इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई थी, ठीक है, लोकसभा स्पीकर ने बनाई थी। इनके विरुद्ध इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल रही थी और उसी प्रोसेस के बीच में इन्होंने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है पीड़ा में है, एंग्विश में है, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही इस प्रोसेस में, ठीक है। तो मामला समझ लेते हैं। मामला क्या है, अभी 2025 में मार्च में एक कैश एट होम कंट्रोवर्सी काफ़ी चर्चा में थी, मे भी आपने सुना होगा। तो उस समय पे ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज होते हैं। और क्या होता है कि वेकेशंस पे होते हैं और इनके घर में आग लग जाती है, और जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंचती है वहाँ पे, और बड़ी संख्या में ना बोरे मिलते हैं जिनमें पैसे भरे हुए हैं, करेंसी नोट्स भरे हुए हैं, ठीक है। जले अधजले हालातों में बड़ी मात्रा में करेंसी वहाँ से मिलती है। तो इसके बाद इन पर आरोप लगने लगते हैं तरह तरह के, और जो उस समय के सीजीआई होते हैं जस्टिस संजीव खन्ना, उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं और उनका न्यायिक कार्य वापस ले लेते हैं, ठीक है।
और फिर क्या होता है कि इनके विरुद्ध संसद में भी इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। तो हमारे लिए क्या काम का है कि कैसे होती है इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो उसको समझेंगे। तो देखिए, अगर किसी जज को ऑफिस से हटाना है तो क्या तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आर्टिकल 124 बताएगा, है ना, तो 124 के अंतर्गत दिया गया होगा। लेकिन चूंकि इस मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस हैं तो आर्टिकल 217, तो 217 का जो क्लॉज 1A है उसमें कहा है कि अगर वो हटना चाहते हैं तो स्वयं अपना क्या दे सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। या फिर उन्हें हटाया कैसे जा सकता है, तो हटाए जाने की प्रोसेस दी है 2171B में, ठीक। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो 124 क्लॉज 4 में उनको हटाने की प्रक्रिया दी है और कहा है उनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर, ठीक है। और कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएंगे। और इसके लिए कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए एक्ट है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का, इसमें वो पूरी प्रक्रिया दे रखी है जिसके आधार पर उन्हें हटाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, क्या वो प्रक्रिया है, तो सबसे पहले मोशन स्टार्ट होगा, प्रस्ताव की शुरुआत होगी, ठीक। या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों सदनों में से किसी में भी यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में आ रहा है तो लगभग 100 सदस्यों के हस्ताक्षर मिनिमम आवश्यक है, और अगर राज्यसभा में आ रहा है ये मोशन तो इसको लगभग 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, तो तभी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, अन्यथा लाया ही नहीं जाएगा। फिर क्या होता है कि जो ये नोटिस है ये स्पीकर या लोकसभा है तो स्पीकर को, राज्यसभा है तो चेयरमैन को दे दिया जाता है। और इस केस में, जस्टिस वर्मा के केस में, लगभग 146 MPs ने इसे लोकसभा में लेके आए थे, तो मिनिमम 100 चाहिए, और कितने लोगों के हस्ताक्षर थे, 146, तो ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि जो लोकसभा स्पीकर हैं या राज्यसभा में चेयरमैन हैं वो एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे और देखेंगे कि हाँ सही बात है या नहीं, आरोप सही है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। फिर उसके आधार पर उनके पास पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्ति है, वो उसको एडमिट भी कर सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में जो लोकसभा में आया तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसे स्वीकार कर लिया था। और अब उसके बाद क्या होगा, अब स्वीकार हो गया तो अब जो ये स्पीकर हैं ये एक 3 सदस्यीय कमेटी बना देंगे, जांच कमेटी, क्योंकि जो आरोप लगे उनकी जांच करनी पड़ेगी ना। तो एक जांच कमेटी बैठेगी जिसमें 3 लोग होंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, ठीक है। और कौन होगा, एक किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे और जो भी एक ज्यूरिस्ट होंगे, एमिनेंट ज्यूरिस्ट या प्रतिष्ठित न्यायविद जिन्हें लगेगा ओम बिरला को यहाँ पे या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको लगेगा कि हाँ ये एक अच्छे न्यायविद हैं तो उन्हें इसमें कमेटी में शामिल किया जाएगा। ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है ये इन आरोपों की जांच करेगी। तो हमने अभी बताया ना शुरुआत में कि एक 3 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही थी, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया, है ना। तो वो यही वाली कमेटी है। इसमें कौन कौन थे, तो जस्टिस अरविंद कुमार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस श्री चंद्रशेखर हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, और जस्टिस बी.वी. आचार्य हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। तो ये 3 सदस्यों की कमेटी बैठी थी जो इस मामले की जांच कर रही थी। इसके बाद क्या होता है, अब ये जो कमेटी बैठी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी और सामने वाले को भी मौका देगी जिसका इन्होंने आरोप लगाया कि जो कमेटी है वो मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही है, ठीक है। तो डिफेंड करने का मौका देगी। अगर ये दोषी नहीं पाए जाते, है ना, कमेटी पाती है कि दोषी नहीं है, तो क्या होगा, प्रोसेस वहीं रुक जाएगी, फिर मामला संसद तक नहीं आएगा, ठीक है। और लेकिन अगर ये दोषी पाए जाते हैं कि इन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है या इनकैपेसिटी या अक्षमता है इनकी, तो क्या होगा, मामला फिर से संसद में जाएगा और अब उस पर डिबेट होगी, फॉर्मल डिबेट होगी, औपचारिक बहस होगी और वोटिंग होगी, ठीक है। अब वोटिंग में कौन जीतेगा, वोटिंग में अगर स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउस में अलग अलग, है ना, एक साथ नहीं, अलग अलग एक ही सेशन में स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास हो जाता है ये मोशन, तो फिर उन्हें हटना होगा, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की 2 शर्तें हैं, दोनों माननी होंगी।
पहला है कि पूर्ण बहुमत होना चाहिए, सदन में जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, उनका 50% से अधिक लोगों ने मतदान आपके मोशन के या प्रस्ताव के पक्ष में किया हो, ठीक है। और वो जो आधे से अधिक हैं, वो जिन लोगों ने वोट दिया है उनका 2/3 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि 500 सीटें हैं लोकसभा की, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 543 है ना, उसमें से थोड़ी देर के लिए मानो 43 वैकेंट है और 500 पे ही सदस्य हैं टोटल। इन 500 में से उस दिन केवल 400 आए, है ना, 400 आए। और तो ये तो हो गए प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जो लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन ये जो 500 नंबर है ये क्या हो गया, कुल सदस्य, ठीक है। तो इनका तो मिनिमम 250, तो मतलब 250 तो होना ही चाहिए। और जिन लोगों ने वोट दिया है 400, उनका मिनिमम 2/3, ठीक है। तो 400 का 2/3 जितना बनेगा। तो अगर इतने लोग इनके पक्ष में मतदान कर देते हैं तो इन्हें फिर हटना होगा। कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटाएंगे और अपना एक ऑर्डर इशू कर देंगे। उस दिन के बाद से ये फिर इन्हें हटना होगा। ऐसा 6-7 जजेस के विरुद्ध लाई गई है इम्पीचमेंट प्रोसेस, अभी तक संसद में शुरू की गई है। लेकिन क्या होता है कि 3 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने अभी वो प्रोसेस पूरी होने से पहले ही क्या किया, रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। जैसे 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन, ठीक है, 2011 में ही PD दिनाकरन और उसके बाद अब जस्टिस यशवंत वर्मा, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये जो इन्हें हटाने का प्रस्ताव है ये किस प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, ठीक है। ऑर्डर तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन संसद में स्वीकार किसके द्वारा किया जाएगा, तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो आंसर बनेगा C। तो इसमें आप एकदम से ना आतुर होके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा देंगे आंसर, है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि रिसेंटली इन्हें हटाया, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो किस प्रोविज़न के तहत दिया। तो मान लीजिए आपको नहीं भी पता एग्जैक्ट प्रोविज़न, है ना, तो लेकिन आपको ये तो पता है कि हाई कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के जजेस की जो प्रक्रिया है वो 214 के बाद ही होगी। तो 214 के बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, आर्टिकल 217 और आर्टिकल 218। तो इन्हीं में से एक में प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो 17 में तो है उन्हें हटाया, रेजिग्नेशन देंगे, और 18 में उन्हें सामने से कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे B, आर्टिकल या अनुच्छेद 217, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाउडी माइथोस, ठीक है। क्लाउडी माइथोस क्या है इसे समझते हैं। एक AI रिसर्च फर्म है एंथ्रोपिक, और क्लाउडी क्या है, उसका एक मॉडल है, ठीक है, AI मॉडल है, ठीक है। आपने सुना होगा, आप उसे अभी भी गूगल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ChatGPT है ना, जेमिनी है, ऐसी सेम क्लाउडी, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो क्लाउडी है इसका एक नया वर्जन आया, एडवांस्ड सिस्टम आया, क्लाउडी माइथोस। ये क्या करता है, ये जो भी साइबर अटैक्स है ना, उनको पहले से पहले पता कर लेगा कि आपके में ये साइबर वल्नरेबिलिटी है, ये आप यहाँ पे अटैक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ना पहले से पता कर लेगा, और सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है ना, कि अगर हमें साइबर सिक्योर बनना है तो वहाँ पे ये मॉडल काम आ सकता है। लेकिन अगर ये जो दोषी लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके हाथ लग जाए तो क्या होगा। तो क्रिमिनल्स के हाथ अगर लगता है तो ये क्या करें, वो इसको मिसयूज़ कर सकते हैं, है ना। वो ऐसे सिस्टम की वल्नरेबिलिटी पता कर सकते हैं और फिर उन पे अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए इसे पब्लिक के सामने अभी रिलीज़ नहीं किया गया है ना। से AI फर्म जो है एंथ्रोपिक, उसने बनाया, इसने अच्छा काम किया, तो उसने इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए इसे पब्लिक नहीं किया, ठीक है, अपने पास ही रखा, ठीक। क्या है इसमें पावर, क्या क्या है, तो इसमें सुपर ह्यूमन साइबर ऑफेंसिव पावर है कि ये किसी पे भी साइबर अटैक कर सकता है, बहुत बड़े लेवल का भी, ठीक है, और अटैक कर सकता है। और सिमिलरली, क्योंकि जब ये इतना पावरफुल है तो ये आपकी वल्नरेबिलिटीज पहचान सकता है ना, कि आप में ये अटैक हो सकता है, यहाँ पे कुछ सिस्टम में कमी है आपके, इसको सुधार सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसी इसने अभी जो सीरियस वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है,
और स्कैन कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, वेब ब्राउज़र्स को, और वहाँ पे कुछ अगर फ्लॉज हैं, कुछ खामियां हैं, उन्हें पता लगा सकता है। यहाँ तक कि जो ज़ीरो डे डिस्कवरीज हैं, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स या ज़ीरो डे डिस्कवरीज क्या होती हैं, देखिए कुछ तो खामियां ऐसी होती हैं जो डेवलपर है उसे पता होंगी कि मेरे सिस्टम में ये खामियां हैं और वो उस पर काम कर रहे होंगे ना, एंटीवायरस ला रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं वो डेवलपर को ही नहीं पता कि मेरे सिस्टम में ये फ्लॉ है, और जब डेवलपर को ही नहीं पता कि ये फ्लॉ है तो फिर वो ठीक कैसे करेगा उसे। तो जब उस फ्लॉ पे अटैक होता है ना, तो उसके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि वो उस पर वापस से उसे ठीक कर पाए या उस अटैक को रोक पाए, है ना। तो उसके पास क्या होता है, ज़ीरो डे। ठीक, तो ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट या ज़ीरो डे जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन्हें कहा जाता है जो ऐसे साइबर फ्लॉज हैं जिसके बारे में जो डेवलपर है वो भी जानकारी नहीं रखता। ठीक, तो ये ज़ीरो डे फ्लॉज को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी खामियों को भी जो डेवलपर को नहीं पता उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में है, उन्हें भी ये पहचान सकता है कि ये क्या है। ठीक है, ऐसे चेन्स को जो एक्सप्लॉइट्स चेन्स को पहचान सकता है। जैसे अभी तक के जो मॉडल्स थे वो खाली बग्स को पहचान सकते थे कि कोई एक छोटी मोटी खामी है तो उसको तो पकड़ लेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी जो पूरे कि ये खामी है तो ये करना चाहिए, ये खामी है तो ये करना चाहिए, और धीरे धीरे पूरा टेक ओवर कर सकते हैं उस सिस्टम पे। ठीक है, तो काफ़ी मतलब ऐसा है कि जिन कामों को करने में पहले हफ्तों महीने लग जाते थे लोगों को, ये चंद सेकंडों में, चंद घंटों में ही उन्हें करके दे सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मॉडल है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमारी कमियां हमें पता चलें तो वो तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन वही कमियां अगर दुश्मन को पता चल जाएं तो वो हमारे लिए सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। तो इसी वजह से जो एंथ्रोपिक है उसने इसे पब्लिक में लॉन्च नहीं किया, क्योंकि पब्लिक में लॉन्च होने पर इसका मिसयूज हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया है ना, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया प्रोजेक्ट ग्लासविंग। ठीक है, अब ये क्या प्रोजेक्ट है इसे अभी देखते हैं। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि क्लाउडी माइथॉस किसने डेवलप किया है। ठीक है, तो किसने किया है, एंथ्रोपिक नामक एआई कंपनी ने। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट ग्लासविंग क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इन्होंने क्या करा, पब्लिक रिलीज करने के बजाय इन्होंने कहा कि हम ना इसका अच्छे काम में यूज़ करेंगे। ठीक है, किस में यूज़ करेंगे, डिफेंस में। ठीक, कि जो साइबर अटैक होते हैं फर्म्स पे, उन्हें जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन्हें हम पहले ही पता कर लेंगे इसकी सहायता से। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे जो कंपनियां हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। कौन कौन शामिल है इसमें, जैसे जो अदर क्लाउड जाइंट्स हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम जाइंट्स हैं, जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारी कंपनियों को शामिल किया। जो साइबर सिक्योरिटी फर्म्स हैं जैसे क्राउडस्ट्राइक, पैलो अल्टो नेटवर्क, सिस्को, इनको शामिल किया। जो फाइनेंशियल ऐसे बैंक्स हैं, है ना, जैसे जेपी मॉर्गन चेस, तो उसको इसमें शामिल किया। या ओपन सोर्स कुछ गार्जियंस हैं जो इन्हें ठीक करते हैं ना, तो इन कंपनियों को साथ में लेके इन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े इन कंपनियों के भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जहाँ पे भी खामियां हैं उनको पता लगाएंगे। ठीक है, और उन्हें फिर सही करेंगे। ठीक, तो उसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट ग्लासविंग शुरू किया है कि हमें जो ये सुपर ह्यूमन हैकिंग कैपेबिलिटी वाला माइथॉस मिल गया है, तो इसके लिए फिर कुछ अच्छे काम में यूज़ किया जाए, है ना। तो इन्होंने पब्लिक को नहीं दिया और इसको अपने एज अ डिफेंडर यूज़ करेंगे, ये कि अपनी रक्षा करेंगे इससे, है ना। कि देखो ज़्यादातर क्या होता था, यहाँ पे देखते हैं इसका महत्व क्या है ना। तो पहले क्या होता था, ऐसा माना जाता था कि जो साइबर जोन है वहाँ पर ऑफेंस आसान है डिफेंस से। मतलब कंपनी अपने को बचाने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो सामने वाला अटैकर है उसको तुम्हारे पे अटैक करने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब इससे क्या होगा कि अब हम आसानी से अपने सिस्टम को बचा भी पाएंगे, है ना। तो ये जो ग्लासविंग है ये इसको रिवर्स करेगा और देखेगा कि ह्यूमन से पहले हम अपने सिस्टम को बचा पाए, है ना। अटैकर जो पहले हमारी खामियां पता करे उससे पहले ये हमारा जो क्लाउडी माइथॉस है ये ही पता कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हेल्पफुल है ना। तो पता ऐसा कहा जा रहा है कि
जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह हैं वो भी इससे कंसल्ट कर रही हैं, ठीक है, कि आप हमारे पावर ग्रिड्स में या कहीं पे भी ऐसी कुछ खामियां हों तो उनके बारे में भी पता करो, ठीक। और एक नया सेफ्टी स्टैंडर्ड देगा ये, है ना, पब्लिक को, ठीक। तो ये जो अदर लैब्स हैं, ठीक है, जो जैसे कि ओपन एआई है, गूगल डीप माइंड है, ठीक, ये भी अपने अपने जो बना रहे हैं एआई मॉडल्स, तो उनको एक संदेश दे रहा है कि देखो आपका जो एआई मॉडल है ना, वो पूरे विश्व में एक शांति के लिए, मतलब कुछ क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, है ना। अगर डिस्ट्रक्टिव है तो फिर चाहे वो आपके लिए कितना ही हेल्पफुल हो, लाभदायक हो, प्रॉफिटेबल हो, आपको उसे रोक देना है ना। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे से एपीआई को इसको पब्लिक नहीं किया और इससे रोक दिया, ठीक। तो एक संदेश भी दे रहा है, एक नया सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है ला रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्रोजेक्ट ग्लासविंग हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है? तो सोलर पावर मिशन है इसरो का, नहीं, इस तरह का क्वेश्चन ना आईएएस में काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, हाँ, है ना, तो बी सही होगा। वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, नहीं। नासा का मिशन है, नहीं। तो आंसर बनेगा बी, ठीक। आंसर इसमें लिखा नहीं है तो लिख लेंगे बी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला क्वांटम टेस्ट बेड बन रहा है, इंडिजिनस टेस्ट बेड, कहाँ पर? तो आज ही के दिन 14 अप्रैल को जो आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इनैग्योरेट किया है, ठीक है। कहाँ पे? 2 सुपर कंप्यूटर्स, 2 ऐसे दो क्वांटम कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, एक अमरावती 1S अमरावती में और एक अमरावती 1Q, ठीक है, ये गन्नावरम में, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज़ SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश अमरावती में और मेधा टावर्स गन्नावरम में लगाए गए हैं, ठीक है। तो 14 अप्रैल को ही क्यों लगाए गए? क्योंकि आज के दिन होता है वर्ल्ड क्वांटम डे, इसके बारे में भी अभी हम देखते हैं, ठीक। तो ये दिखा रहा है कि अभी तक हम क्वांटम जो कंप्यूटिंग है उसमें केवल क्या कर रहे थे कि जो एक थियोरेटिकल रिसर्च है वो कर रहे थे, है ना। लेकिन अब हमने क्या करा है, अब हम करेंगे हार्डवेयर वैलिडेशन, ठीक। तो अब उसके लिए पूरा एक क्वांटम बेड सेट किया गया है, कंप्यूटिंग का टेस्ट बेड, कि वहाँ पे आपकी जो भी क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित आपने जो भी रिसर्च कर रहे हो उसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है वो पूरा जो सिस्टम होगा वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे काम करेगा, ठीक है, -273 केल्विन पे, ठीक, ताकि वो जो क्यूबिट हैं जो स्टेब्लिश नहीं हो सकते, एक्टिवेट नहीं हो सकते ज़्यादा टेम्परेचर पे, वो ऐसा कर पाएँ, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें इंडिजिनसली बनी है, 80% कंपोनेंट इंडिजिनसली बने हैं, ठीक। तो ये दिखा रहा है कि भारत की स्वदेशी शक्ति को, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने बनाए हैं और डिज़ाइन करे हैं, क्यूबिट फोर्स और क्यूबिटिक, ठीक है, ये 2 स्टार्टअप्स हैं। इसके बाद ओपन एक्सेस मॉडल है, ऐसा नहीं है कि वहाँ आंध्र प्रदेश सरकार का है तो अब ये और कोई यूज़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि हाई सिक्योरिटी सरकारी लैब की तरह है, ठीक है। अब स्टार्टअप्स आओ यहाँ पे, अपने जो भी तो अपने क्वांटम एल्गोरिदम है या क्वांटम हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके टेस्ट करो। रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी आके, सबके लिए ओपन है ना, ओपन एक्सेस है। तो एक अच्छा टेस्ट बेड डेवलप हो रहा है। अमरावती कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक। और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, रणनीतिक महत्व क्या है कि यहाँ पे ये अमरावती क्वांटम वैली बन रही है ना। इसके द्वारा जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो आंध्र प्रदेश को एक ग्लोबल हब बनाना चाहती है जो क्वांटम नवाचार के लिए जाना जाए, क्वांटम इनोवेशन के लिए। तो वहाँ पे ये अमरावती क्वांटम वैली स्थापित कर रही है और यहाँ पे ये हार्डवेयर को टेस्ट करने का, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का एक टेस्ट बेड लगाया गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक मिशन चल रहा है, नेशनल क्वांटम मिशन, तो उसके तहत भी अलाइनमेंट है, उसके साथ संरेखण है ये कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है ना, तो जो क्या करेगी, जो भी क्वांटम डिवाइसेस बना रहे हैं लोग नेशनल क्वांटम मिशन के तहत, उनको वैलिडेट करेगी, है ना। तो और क्या है, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है ना, मतलब कि इसमें जब इतनी बड़ी वैली काम कर रही है, एक टेस्ट बेड है, तो इसका
इसका एम है, लक्ष्य है कि 45 लाख लोगों को, युवाओं को एज अ क्वांटम स्किल्ड प्रोफेशनल बनाना है अगले 5 साल में, जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या करें। तो जब हमारे पास क्या होगा, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, और प्रोफेशनल्स होंगे, लोग होंगे, तो लोग क्या करेंगे, कंपनियां क्या करेंगी, हमारे यहाँ निवेश करेंगी, तो आंध्र प्रदेश में ये निवेश करेंगी, ठीक है। इसके अलावा हमने एक संदेश भी दिया है कि देखो अब हम दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है डिजिटल चीज़ों के लिए, हमने 80% जो ये टेस्ट बेड है इंडिजिनसली बनाया है, ठीक है। तो एक ये डिजिटल सॉवरेंटी या फिर डिजिटल संप्रभुता को भी शो कर रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड है अभी 2026 में इनॉग्रेट हुआ है, उसका क्या नाम है, शक्ति Q1, शक्ति Q अमरावती, भारत क्वांटम QI इंडिया, तो अमरावती, ठीक है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है, ठीक। जैसा मैंने आपको बताया 14 अप्रैल को ही क्यों चूज किया, क्योंकि आज के दिन होता है वर्ल्ड क्वांटम डे, विश्व क्वांटम दिवस, ठीक है। क्वांटम क्या है, क्वांटम या प्लूरल फॉर्म में क्वांटा कहा जाता है, तो सबसे छोटी ऐसी इकाई है जो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को रखती है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रकाश के कण, ठीक है, तो उनमें एनर्जी होती है ना, तो वो क्वांटम। तो सबसे छोटा पार्टिकल है यूनिवर्स का, और जो फिजिक्स इसको रेगुलेट करती है, इसको गवर्न करती है, उसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। उसमें जो रिसर्च हो रही है उसको महत्व देने के लिए 14 अप्रैल को क्वांटम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि जैसे आपको जानकारी हो तो एक प्लांक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस प्लांक कांस्टेंट ने क्या किया, जो क्लासिकल फिजिक्स थी अभी तक, है ना, उसको क्वांटम मैकेनिक्स की ओर मोड़ दिया, ठीक है। तो क्वांटम यांत्रिकी जो है क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी तरफ मोड़ दिया। तो उस प्लांक कांस्टेंट के जो 3 शुरू की डिजिट्स हैं 4.14, है ना, तो 4.14 देखें तो ऐसे 4 और 14, तो 14 अप्रैल, ठीक। तो इसके आधार पर क्या बना, ये 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है क्वांटम दिवस, ठीक है। पहली बार 2021 में इसे मनाया गया, जो ग्रुप था साइंटिस्ट का, उन्होंने इसको मनाया, और फिर 2022 में ये डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियली कि वर्ल्ड क्वांटम डे मनाया जाएगा हर साल 14 अप्रैल को, ठीक है। फिर इसे बाद में यूएस भी स्वीकार कर लेता है, और यूनेस्को का इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मनाया जाता है 2025 में, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक। क्वांटम का इम्पैक्ट क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग का, तो देखो जो आजकल की टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक, वो ज़्यादातर क्वांटम मैकेनिक्स पे ही निर्भर हैं, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, लेज़र, है ना, जीपीएस, एमआरआई स्कैनर्स वगैरह, यहाँ इन क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है, ठीक। क्वेश्चन क्या आ सकता है, वर्ल्ड क्वांटम डे कब मनाया जाता है, तो आंसर रहेगा बी 14 अप्रैल को, ठीक। 14 अप्रैल को ही और क्या चीज़ें मनाई जाती हैं, जैसे कि अम्बेडकर जयंती, ठीक है, 135वीं अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है इस वर्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस होता है इस दिन। किस नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर भारतीय संविधान के पिता, ठीक। कुछ इसे अम्बेडकर जयंती या फिर भीम जयंती नाम से भी जानते हैं, और कुछ राज्यों में से इक्वालिटी डे भी मनाया जाता है, जैसे तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो उनके जन्म दिवस को 14 अप्रैल को एज अ समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखें कुछ, तो कब हुआ था इनका जन्म, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, देश के पहले स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, ठीक। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, ठीक है। और जो भी लीगल फ्रेमवर्क थे, है ना, जैसे कि मौलिक अधिकारों को लागू करना, है ना, अनटचेबिलिटी को उन्मूलित करना, ठीक है, अस्पृश्यता को हटाना, तो उनमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, तो जो आरबीआई है, जो आरबीआई का कॉन्सेप्ट था, ठीक, तो उसको लाने में हिल्टन यंग कमीशन के साथ इन्होंने मदद की थी, ठीक।
और इन्होंने लेबर रिफॉर्म में भी काफ़ी अग्रणी रहे। जो पहले वर्किंग आवर्स 12 घंटे हुआ करते थे उन्हें धीरे धीरे 8 घंटे पे लाने में इनका काफ़ी योगदान रहा। ठीक, अगर हम इनके कुछ कृतियां देखें, साहित्यिक कृतियां या कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे ये, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में इन्होंने बनाई, फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में। कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की, तो मूक नायक और बहिष्कृत भारत। आपको पता है कि ये वाला जो पूरा सेक्शन है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पीसीएस प्रीलिम्स में मिलेंगे, आईएएस में भी मिलेंगे, और जैसे लिस्ट वाले होते हैं ना, सूची वाले, कि एक को इससे मिलान करो, तो उनमें क्या होता है, अगर आपने एक भी ठीक से मिलान कर लिया तो बहुत हद तक आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं इन्होंने, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का विनाश, प्रॉब्लम ऑफ रूपी या रूपी का संकट, बुद्ध और इस धर्म, बुद्ध और उनका धर्म, और हु वर शूद्र, शूद्र कौन थे। ठीक है, मूवमेंट कौन कौन से इन्होंने आंदोलन चलाए, तो महासत्याग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका जाना जाता है। ठीक, और इसके द्वारा इन्होंने जो अस्पृश्य समझे जाते थे लोग, उनको पब्लिक टैंक से पानी लेने के लिए पानी लेने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, और क्या महत्व है इनका, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना। उन्होंने कहा कि भाई देखो, डेमोक्रेसी जो तुम समझ रहे हो ना कि मतदान का अधिकार मिल गया, केवल वो नहीं है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है जब आपको मिले लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आपको जो स्वतंत्रता मिले, आपको समानता मिले, और स्वतंत्रता और समानता को पाकर सभी देशवासी एक भाईचारे के साथ देश में रहें, तो वो है असली डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो संवैधानिक मूल्य हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ठीक, और उनको सर्वोपरि रखना, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय, महिलाओं को आगे रखने में इनकी काफ़ी भूमिका है। जो हिंदू कोड बिल था, ठीक है, जिसमें मैरिज और इनहेरिटेंस में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए थे, तो वो पास नहीं हो रहा था, उसमें डिले हो रहा था, तो उसके विरोध में कि ये देरी क्यों कर रहे हो आप इसे पास करने में, तो इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर काफ़ी अग्रणी रहे हैं। और जो आज के समय में जो शिक्षा है, आज की शिक्षा व्यवस्था, उसको आगे लाने में भी इनका योगदान रहा। तो हम इन्हें किसे यूज़ कर सकते हैं, आ सकता है कि आज के एआई के क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में अंबेडकर हैं, उनका शिक्षा का विचार कैसे इसके साथ अलाइन करता है ना। तो इस तरह का कुछ मेंस में, एथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कौन सा कथन सही है। वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो ये सही बात है। पहले लॉ मिनिस्टर थे, ये भी सही बात है। और इन्होंने आर्टिकल 32 लेकर आए थे, जिससे हार्ट एंड सोल कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी ठीक है। तो आंसर बनेगा डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज है बैसाखी का त्यौहार। ठीक है, तो पूरे भारत में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और बैसाखी के अवसर पर जो अकाल तख्त है पंजाब में, और पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जो है एक अभियान शुरू करा है। ठीक है, कि जो बैसाखी का सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उनमें प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा। ठीक, तो एक अच्छा कदम है। हम बैसाखी के लिए अगर उसके धार्मिक महत्व की बात करें, तो आज से बैसाख महीना प्रारंभ हो रहा है हिंदू कैलेंडर का। ठीक है, तो ये पहला दिन होता है हिंदू कैलेंडर का, जो अप्रैल और मई के बीच में आता है। ठीक है, इसी के साथ आज से एक सौर नववर्ष शुरू हो रहा है। जो सोलर कैलेंडर है वहाँ से नववर्ष शुरू हो रहा है। और जो सूर्य है आज के दिन से मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक, तो बहुत पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पे यह दिवस मनाया जाता है, अलग अलग नाम से। वो देखेंगे किन किन नामों से मनाया जाता है। इसी के साथ खालसा सृजन दिवस नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन 1699 में जो सिख गुरु थे, 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और जो पंज प्यारे होते हैं, द 5 बिलव्ड वंस, ठीक, उनकी दीक्षा हुई थी इसी दिन। ठीक है, तो उसको याद करते हुए मनाया जाता है। अगर हम एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर हम कृषि जो उसके महत्व है उसकी बात करें,
तो जो रबी की फसल उगी थी आज उसको काटने का दिन होता है, और जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो धन्यवाद करते हैं ईश्वर को कि आपने हमें इतनी हरी भरी फसल दी है। ठीक है, तो उसके फसल के पकने का जश्न मनाया जाता है, और उस जश्न में भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। पंजाब और हरियाणा वाले इलाके में एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से। जैसे असम में इस त्यौहार को मनाते हैं बोहाग बिहू या फिर रोंगली बिहू, ठीक है, इस नाम से। पश्चिम बंगाल में पोहेला बैसाख या फिर नववर्षा, ठीक है। केरल में विशु नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पुंथडू, ठीक है। उड़ीसा में महाविषुव संक्रांति या पना संक्रांति, ठीक है। मणिपुर में सजिबू नोंगमा पानबा, ठीक है, इस नाम से मनाया जाता है। तो आपसे ये भी आ जाएगा कि कौन से नाम से किस रीजन में ये पर्व मनाया जा रहा है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो कैसा आ सकता है, ये सिख का नया वर्ष है, सही बात है। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ये भी सही बात है। इस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती होती है, नहीं, है ना। तो 1 and 2 ओनली, आंसर विल बी ए। लास्ट टॉपिक है हमारा वंतारा यूनिवर्सिटी। वंतारा यूनिवर्सिटी या वंतारा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है कहाँ पे, अनंत अंबानी जो हैं उनके जन्म दिवस पे 31st बर्थडे पे वंतारा जामनगर में, ठीक है। इस जामनगर गुजरात में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, और ये विश्व की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, एनिमल वेलफेयर, वेटनरी साइंसेस, इन सबको शामिल किया गया है, ठीक है। तो लगभग 3000 एकड़ में ये फैली हुई है, और इसमें रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, वंतारा सेंटर, ठीक। और एक तरह का मॉडर्न गुरुकुल है जो नालंदा यूनिवर्सिटी पर बना है, उसके जो मॉडल था उसके आधार पे बना है। और इथोस क्या है इसका, इथोस है आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वता, मतलब सभी ओर से अच्छे विचार जो हैं हमारी ओर आए, ठीक है। ये एक अच्छा श्लोक है, इसको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स आंसर में, ऐसे में इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये एक पहले वंतारा क्या था, एक बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर था पूरे देश में से, जो भी जिन भी वन्य जीवों को ऐसे रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती थी, इलाज की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे लाया जाता था, ठीक है। और रेस्क्यू सेंटर था, लेकिन अब उसे आगे बढ़ाते हुए एक एकेडमिक यूनिवर्सिटी बना दी है। इस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD प्रोग्राम होंगे। किस किस क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ की जो मेडिसिन, सर्जरी, न्यूट्रिशन, ठीक, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। वन हेल्थ की, जो वन हेल्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें एक साइड होते हैं ह्यूमन, एक साइड होते हैं एनिमल, ठीक है, और एक साइड होता है हमारा एनवायरनमेंट, तीनों जुड़े हुए हैं। अगर ह्यूमन, आप सोचेंगे कि खाली ह्यूमन को बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक एनिमल और एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, उनका संरक्षण नहीं करेंगे, तो मानवों को भी नहीं बचा सकते। सेम ऐसे ही खाली एनिमल्स को बचा लेंगे तो ऐसा नहीं है, है ना। तो तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो वन हेल्थ अप्रोच, ठीक। क्वेश्चन क्या आ सकता है, स्टेटमेंट टाइप आ सकता है कि वंतारा यूनिवर्सिटी विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वेटनरी साइंसेस पर समर्पित है, तो सही बात है ना। यह अरुणाचल प्रदेश के अंजौर डिस्ट्रिक्ट में है, नहीं, कहाँ है, गुजरात के जामनगर में, ठीक। तो 1 सही है, 2 गलत है, 1 ओनली, आंसर विल बी ए। और सिंपल एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर इजी सा आया कि कहाँ पे बनी है ये, तो गुजरात में, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छे से इसे पढ़िए, PDF पढ़िए, डाउनलोड कर लीजिए उसे वहाँ से, और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।